हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में जहाँ पर कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली ये एरियाज आपके मेंस में भी काम आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो केवल पीटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी है। मेंस में भी यही सब एरियाज हैं, बट क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये वीडियो हमने बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन और एमपी को ध्यान में रखते हुए बनाई हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन फ्यूचर जो आपके जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन होंगे उनमें ये टॉपिक नहीं आएंगे। ठीक, ये वीडियो क्यों है? ये वीडियो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फ्रेशर्स ऐसे होते हैं जिनको टाइम कम है या जिन्होंने अभी बहुत सारे एग्जाम नहीं दिए हैं। इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप एग्जाम दे के जो गलतियां करते हैं और आपका एक एग्जाम निकल जाता है, आपका पीटी कुछ मार्क्स से रुक जाता है, वो गलती आप ना करें। इस वीडियो को देखें। इंपॉर्टेंट टॉपिक के अलावा क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होता है, किस तरीके से एग्जाम में आपको कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पढ़ते टाइम आपको किन चीजों पे फोकस करना है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आर्टिकल मोस्टली हमने प्रियम्बल टू आर्टिकल 18 अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर कर ली थी। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए। अभी हम आर्टिकल 18 ऑनवर्ड्स कोशिश करेंगे आर्टिकल 29, 30 टाइम को भी ध्यान में रखते हुए जितने भी आर्टिकल्स इस वीडियो में कवर हो जाएं। तो हमारा पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 19। उस वीडियो में भी मैंने बताया था कुछ फंडामेंटल राइट्स केवल और केवल सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, उसमें आपके पास एक आर्टिकल 19 भी है। आर्टिकल 19 पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है? पहला क्वेश्चन आपका आर्टिकल 19 पे आएगा, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, अब ये फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 टू 22 है। ये पूरी सीरीज, ये भी एक पीटी में क्वेश्चन बनता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, फ्रीडम देखा और आर्टिकल 19 टिक करके चले आए, और आप देखोगे नीचे क्लॉज डी में लिखा होता है 19 टू 22। तो प्लीज जब क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो 19 टू 22 जितने भी आर्टिकल दिए हैं उसमें कोई ना कोई फ्रीडम दी है। लाइक 19 में बहुत सारी फ्रीडम्स खुद मिली हैं, आर्टिकल 20 में हमें फ्रीडम मिली हुई है, 21 में मिली हुई है, 22 में। तो ये एक पूरा कॉम्बो है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आर्टिकल 19 से आएगा। अब आर्टिकल जब आप 19 पढ़ोगे बैर एक्ट में तो कुछ क्लॉजेज हैं, लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 1A। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बाद आपको मिलेगा पीसफुल असेंबली, आपको मिलेगा एसोसिएशन का मिलेगा, यूनियन आप बना सकते हैं, असेंबली बना सकते हैं, कहीं घूमने बाहर जा सकते हैं। ओके, कोई प्रोफेशन को, ट्रेड प्रोफेशन, कोई आपको बिजनेस चलाना है, तो ये डिफरेंट क्लॉजेज में दिए हैं। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका पीटी है, आपको सारे पता होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस क्लॉज में है। ओके, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन किस क्लॉज में है 19 के। ठीक है, ये आप लोग सीरीज वाइज सीक्वेंस से आप याद करिएगा। एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा। एक अगला क्वेश्चन पेट है, रखा हुआ है, जो लोग हमेशा एग्जाम देते हैं उनको पता होगा, जो नए हैं वो लोग जान लें कि आर्टिकल 19 में क्लॉज था, क्लॉज एफ। ठीक, इसको अमेंड, इसको हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। आर्टिकल 19 में जैसे आप क्लॉज जी तक देख रहे हैं ना, बहुत सारे फंडामेंटल राइट है, तो एक फंडामेंटल राइट और था, राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी रखने का भी आपका फंडामेंटल राइट था, जिसको 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया। ये आपका रखा हुआ क्वेश्चन है, मैक्सिमम आपको मिल जाता है। अगली चीज आपकी आती है कि हमने सारे फंडामेंटल राइट देख लिए जो 19 में फ्रीडम मिली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेदर द फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 इज एब्सोल्यूट, वेदर इट इज सैंक्रोसेंट, वेदर इट इज इनएलिनिएबल। क्या किसी भी हालत में आपके आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम्स मिली हुई हैं, क्या उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता? क्या ये एब्सोल्यूट है? आपका जहां मन करेगा आप वहां जाओगे, आपका जो मन करेगा आप बोलोगे, सोशल मीडिया पे लिख के, प्रिंट करके, न्यूज़पेपर में? So answer is no. The fundamental right guaranteed under Article 19 is not absolute. इसको ध्यान रखिएगा. It is subject to certain restrictions. Okay? तो it is subject to certain restriction mentioned under Article 19 Clause 2. इसको आपको एकदम दिमाग में बिठा लेना है कि ये जितनी भी फ्रीडम मिली है कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो पहला एक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि द फ्रीडम्स ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 19 इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है, इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। किन ग्राउंड पे? क्या सरकार मनमाने तरीके से हमारे इन फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करेगी, इन फ्रीडम्स को? आंसर इज नो। जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है आर्टिकल 19 के
क्लॉज 2 में लाइक सॉवरेनिटी के ग्राउंड पे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ग्राउंड पे, डिफेमेशन के ग्राउंड पे, फ्रेंडली रिलेशन के ग्राउंड पे, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के ग्राउंड पे, ये आपकी ड्यूटी है कि आप क्लॉज 2 में जितने भी ग्राउंड्स हैं उनको रट लीजिए। ओके, एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा, एक ग्राउंड ऐसा दे देंगे वो जो क्लॉज 2 में नहीं होगा। लाइक आपने इतने सारे वो देंगे, एक आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्लॉज बी देंगे डिफेमेशन, क्लॉज 3 देंगे फ्रेंडली रिलेशन विद अदर स्टेट, और क्लॉज 4 दे दिया उन्होंने लाइक अनॉइंस। क्या आपके कुछ कहने से कोई व्यक्ति अनॉयड हो जाता है? क्या इस बात पे आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? अगर आपने बैराक नहीं पढ़ा है तो आप बोल देंगे यस। या आपने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस नहीं पढ़ा है तो आप बोल देंगे यस। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली यही बोला था, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 66A था ना, जो कहता था कि किसी ने मान लीजिए कुछ सोशल मीडिया पे कमेंट कर दिया और कमेंट करने से दूसरा व्यक्ति एनॉयड हो गया, ठीक, वो उसको मतलब लगता है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो एनॉयड फील कर रहा है खुद को। बहुत सारे ऐसे ग्राउंड थे जो कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में फॉल नहीं करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि नहीं भाई, ये फ्रीडम इन ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्ट नहीं की जा सकती, और सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ठीक है, तो ये आप आर्टिकल 19 में देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सब तो है ही है। आर्टिकल 19 आपको एक और बहुत स्पेशल फ्रीडम देता है कि कोई भी व्यक्ति भारत में, आर्टिकल 19 केवल सिटीजन को अवेलेबल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 आर्टिकल हैं, तो 19 भी केवल सिटीजन को मिला है। ये भी पेट क्वेश्चन रखा हुआ पीटी में मिल जाता है। ओके, आपको स्लाइड के थ्रू दिख भी जाएंगे क्वेश्चंस, मैं शेयर करूंगी, आप उसको देख लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि स्टेट कुछ बिजनेसेस को, कुछ ऑक्यूपेशन को मोनोपोलाइज कर सकती है, मींस उन पर केवल और केवल सरकार का स्वामित्व होगा, केवल और केवल सरकार ही उस पर, ठीक है, काम कर सकती है। लाइक एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, लाइक करेंसी, ठीक है, ये कोई प्राइवेट व्यक्ति कोई नहीं बना सकता, ठीक है, इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। तो पहले बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जिन पर स्टेट की मोनोपोली थी, अब धीमे धीमे उसमें प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बट स्टिल करेंसी हो गया आपका, लाइक एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 के सब क्लॉज 1 और 2 पढ़ के जाइएगा ध्यान से। तो ये आपका आर्टिकल 19, आई होप कि इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। बाकी कुछ केस लॉज भी हैं आर्टिकल 19 में, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और रमेश थापर का केस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। राइट टू ये प्रेस का राइट भी इसी में आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी आर्टिकल 19 में आता है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद एक और है, वेदर राइट टू स्ट्राइक और भारत बंद। आप लोग अक्सर देखते होंगे आज भारत बंद, इस सरकार इस पॉलिटिकल पार्टी ने कह दिया भारत बंद, भारत बंद का अधिकार, इस पर भी केस है भारत कुमार का, ठीक है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया था कि भारत बंद कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आपका ये सारे आर्टिकल 19 से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल 20 से बनता है। आर्टिकल 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी में आर्टिकल 20 से क्वेश्चन आते हैं क्लॉज वाइज। आर्टिकल 20 में आपको बेसिकली 3 डॉक्ट्रिन मिलेंगे, पहला एक्स पोस्ट फैक्टो, दूसरा डबल जेओपार्डी, एंड तीसरा है फ्रीडम अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। पहला फ्रीडम अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो, इसको आपको क्या देखना है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो जो है वो फ्रीडम किस क्लॉज में है, तो आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 में आपको ऐसे रटना है। फिर सेकंड है फ्रीडम अगेंस्ट डबल जेओपार्डी, तो आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 में है। तीसरा है फ्रीडम अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ये है। अब अगला ये एक्सपोज फैक्टो क्या होता है, मैं ये प्रिज्यूम करके चल रही हूँ कि आप पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, मतलब आप इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो, बट फिर वही मेरी हैबिट नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं रहती, मेरी हैबिट यही है कि मैं बताते टाइम ही समझाती चलती हूँ। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, एक्सपोज फैक्टो मतलब जिस टाइम आपको ऑफेंस, जिस भी अपराध के लिए, जिस भी काम के लिए, एक्चुअली आपके जिस एक्ट के लिए आपको पनिश किया जा रहा है, जब आपने वो किया हो तब वो ऑफेंस होना चाहिए। आपको उससे ज्यादा पनिश नहीं किया जा सकता जब आपने वो काम किया था। मान लो जब आपने कोई काम किया उस समय वो पनिशेबल था और उस समय उसका पनिशमेंट 3 ईयर था, भले से पनिशमेंट बाद में बढ़ जाए तो आपको उतना ही पनिशमेंट मिलेगा जितना उस टाइम था। फिर ऐसे डबल जेओपार्डी, डबल जेओपार्डी में आप ध्यान रखिएगा
प्रोसिक्यूशन एंड ट्राइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जुडिशरी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको टेक्निकलिटी पता होनी चाहिए किसी भी प्रोविजन के पीछे। तो प्रोसिक्यूशन एंड ट्रायल की बात है, मतलब आप किसी भी एक्ट के लिए आपका प्रोसिक्यूशन हो चुका है, मतलब आपका ट्रायल चल चुका है कोर्ट में, आपको प्रॉपर राइट दिया गया था, पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई, स्टिल अगर कोर्ट ने आपको पनिश किया, देन अगेन सेम काम के लिए आपको पनिशमेंट नहीं होगा। दैट इज द फ्रीडम अगेंस्ट डबल जेओपार्डी। थर्ड इज द फ्रीडम अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब किसी को भी जबरदस्ती उसको खुद के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। ये आपके आर्टिकल 20 से रखे हुए सवाल है, इससे ज्यादा कुछ मुझे नहीं लगता। इसको आप इस तरीके से पढ़िएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आता है। आर्टिकल 20 में एक और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, वो है केस बेस्ड लॉ। ठीक है, तो नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी का जजमेंट देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। कथी कलू का जजमेंट देख लीजिएगा आप लोग। इस शेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जजमेंट देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसमें दो तीन आपके टेस्ट हैं, लाइक नार्को टेस्ट हो गया, आपका लाइन डिटेक्शन टेस्ट हो गया, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो गया। तो इनमें क्या होता है कि आदमी उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, समटाइम कुछ आपको ड्रग्स आपको इंजेक्ट किए जाते हैं और फिर आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, आपको समटाइम कोई ऐसे सीन दिखाएंगे और आप बोल देंगे, तो आपका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है, बीपी का कुछ ऐसा, इस तरीके से आपके ऐसे सब्सटेंस दिए जाते हैं जिनसे पता लगा लिया जाता है कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो ये समटाइम सेल्फ इंक्रिमिनेटरी हो जाते हैं, खुद के अगेंस्ट में ये स्टेटमेंट चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जितने भी लाइन डिटेक्शन टेस्ट हो गया, नार्को हो गया, आपका ब्रेन मैपिंग हो गया, ठीक है, ये सारे टेस्ट कंसेंट के साथ हैं। अगर मान लीजिए जो अक्यूज्ड है वो खुद कंसेंट दे रहा है तब तो ओके है, लेकिन विदाउट कंसेंट आप इस तरीके के टेस्ट जबरदस्ती नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, शेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये हो गया आपका आर्टिकल 20। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आर्टिकल 20। अब देखिए आर्टिकल 20 सिटीजन्स को भी मिला है और नॉन सिटीजन्स को भी मिला है, एलियन को भी मिला है। ठीक है, अब आ जाइए आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 की भी जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो द टर्म यूज्ड इज पर्सन, मतलब आर्टिकल 21 सबको मिला है, सिटीजन नॉन सिटीजन सबको मिला हुआ है, सारे पर्सन को। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21। ये क्या कहता है कि जो लाइफ एंड लिबर्टी, इस पे तो इतना अच्छा इंटरप्रिटेशन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। देयर आर सो मेनी इम्प्लाइड राइट covered under article 21. There are so many fundamental right जो कि ओरिजिन हुए फ्रॉम आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे बताया राइट टू लाइफ डजंट मीन मियर ब्रीदिंग, आपको केवल सांस लेना, कि कमरे में किसी को आपने पैक कर दिया और 2 टाइम का खाना दे रहे हो और वो उसको खिड़की खुली हुई है एक ऊपर और वो सांस ले रहा है, इट्स नॉट लाइफ। राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी, है ना। यू मस्ट हैव द चॉइस, आपको चॉइस होनी चाहिए, आपको क्या पहनना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको लाइफ में आगे क्या करना है, आपको क्या खाना है, कैसा ड्रेसअप होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते आप। ए.के. गोपालन में बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की थी, ठीक है, लेकिन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत लिबरल इंटरप्रिटेशन की। ये दोनों ही केस आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 21 में हमें क्या, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। का मतलब ये है कि जो हमारी फ्रीडम है, हाँ, खाने की, पहनने की, घूमने की, आने की, जाने की, ये जो फ्रीडम है ना, दैट फ्रीडम इज विद चॉइस एंड डिग्निटी। चॉइस मेरा जो मन करे, विद डिग्निटी कि जैसे मैं लाइफ जीती हूं विद डिग्निटी हो, ये सबके साथ है। तो ये इसको कोई डिप्राइव नहीं कर सकता एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मींस मेरा अगर बाहर घूमने का राइट है 21 में, मेरा अगर जाने का राइट है, कुछ पढ़ने का, इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल दैट प्रोसीजर इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, लाइक कोरोना के टाइम में, कोरोना के टाइम में आप देख लीजिए कि भाई मंदिर में दर्शन करने साथ नहीं जा सकते। अभी तो थोड़ा रिलैक्सेशन है, जब लॉकडाउन, प्रॉपर लॉकडाउन था तो आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। सैटरडे संडे प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन है ना, प्रॉपर लॉकडाउन, इतने टाइम जा सकते हो, आप सामान खरीदने जा रहे हैं दिन विदाउट मास्क नहीं जा सकते, एक साथ में अंदर नहीं जा सकते, आपको स्लिप देनी है, बहुत सारे अपने रेगुलेशंस देखे होंगे, मंदिर में नहीं जा सकते, हमारे बहुत सारे राइट को कर्टेल किया गया। तो कैसे किया गया? बिकॉज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब देखिए ए.के. गोपालन, अब देखिए यहाँ मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा। ओके, आर्टिकल, अगर आपको बहुत डिटेल डिस्कशन चाहिए जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ, तो फिर आपको मेरी क्लासेस में आना पड़ेगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं इन वीडियो में जहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वहाँ पे मैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं रेलिवेंट प्रोविजंस बता दूँ। ओके,
तो ये आपका हुआ AK गोपालन में कहा बहुत रिस्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन कि भाई जो भी पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया ना, टर्म लिखा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो भी पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया वो लॉ ठीक है, और उस लॉ से आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को रोका जा सकता है। मतलब कोई भी कानून कल को पार्लियामेंट बना देगी और आपको जेल में डाल देगी, वो वैलिड है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा नहीं, दैट प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। ओके, सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ध्यान रखिएगा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अलग बात है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पार्लियामेंट की बात करता है कि जो कानून बना दिया वही ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है दैट लॉ मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल युक्त होना चाहिए, नहीं कोई भी कानून बना दिया। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट आपके आर्टिकल 21 में। अब आर्टिकल 21 से एक रिलेटेड क्वेश्चन आपका पीरथी नाम का मैटर देख लीजिएगा। पीरथी नाम ने क्या दिया था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई, जीने में मरने का अधिकार भी है। तो जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है उसको ऑफेंस की कैटेगरी से भैया हटा दो, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जहां पे हम जी नहीं सकते, है ना, हमें मरना ही ज्यादा बेहतर लगता है। तो राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू डाई भी है, पीरथी नाम में कह दिया। बट उस जजमेंट को बाद में गलत बताया ज्ञान कौर के मैटर में, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और कह दिया कि नहीं भाई, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। ओके, ये उसके बाद अरुणा शानबेग का मैटर आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, जिसमें कुछ सिचुएशन में हमने डेथ को अलाउ किया है, दैट इज पैसिव इथोनेशिया। एक्टिव इथोनेशिया अभी भी अलाउड नहीं है, पैसिव इथोनेशिया, बट वो भी बहुत डॉक्टर्स की उस पर पूरी कमेटी होगी, उनकी रिकमेंडेशन पे बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में पैसिव इथोनेशिया भी अलाउड हो सकता है। तो ये आपका 21 हो गया, ठीक है। जस्ट फेयर एंड रीजनेबल ध्यान रखिएगा, ठीक। इस पे आपकी एक और ड्यूटी मैं बोलूंगी, इस समय नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर बूम पे है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज, ठीक है। अभी आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट देखा होगा, डॉक्टर कफील को अरेस्ट किया प्रिवेंटिव डिटेंशन में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और उस अरेस्ट को गलत बताते हुए हैबियस कॉर्पस की रिट को इंटरटेन करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके डिटेंशन को रॉन्ग पाया और उनके इमीडिएट रिलीज का ऑर्डर दिया। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी लॉ बना के किसी भी ऑर्डर से आप किसी के 21 को वॉयलेट नहीं कर सकते, दैट मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। अगेन मेनका गांधी की बात आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 21 हो गया। अब आपकी ड्यूटी है आर्टिकल 22 कि भाई 21 के अलावा एक और नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन क्यों हमने 21 के बाद ही 21A लिखा, क्यों हमने राइट टू एजुकेशन को बाद में ऐड नहीं कर दिया, इस पर थोड़ा सा सोचिएगा। उसका रीजन ये है कि जो राइट टू एजुकेशन, देखिए मोहिनी जैन का मामला है, इस पे उन्नी कृष्णन का मैटर राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें कहा गया कि राइट टू लाइफ, एंड लाइफ का कोई मतलब नहीं है ना जब तक एजुकेशन नहीं। राइट टू लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी है। किस बात की चॉइस? आप चॉइस तो तब करोगे ना किसी भी चीज की जब आपके पास उसका ज्ञान होगा। अब आपको मान लीजिए जुडिशरी की कोचिंग करनी है, मैं आपसे ही रिलेटेड बताती हूँ, ठीक है। आपको कौन सा टीचर चुनना है ये आपको तब पता चलेगा जब आपको पैटर्न पता है जुडिशरी का, आपको सिलेबस पता है, आपको जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको वो पता है, प्लस आपको टीचर की बात समझ आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं वो बताती हैं। तो इसके लिए क्या, इसके लिए तो एजुकेशन जरूरी है। आप मार्केट में जाओगे कुछ सामान लेने, आपको जिस फील्ड की जानकारी नहीं है आप उस पर क्या ही खरीदोगे, ठीक है। चॉइस वहां पे बचती क्या है जब आपको, आपके लिए तो दोनों चीजें बराबर हैं, क्योंकि आपको कोई नॉलेज नहीं है ना। जिस चीज में आपकी कोई जानकारी नहीं है उसमें आपको ये और ये दोनों बराबर है, बट जिसको उसके बारे में जानकारी है तो राइट टू लाइफ विद चॉइस, चॉइस बचेगी कब, जब हम एजुकेटेड होंगे। दैट इज द रीजन कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2002 में हमने 21 के जस्ट बाद बताया 21A, क्योंकि राइट टू लाइफ से रिलेटेड है राइट टू एजुकेशन। ओके, तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, आप डिग्निफाइड लाइफ कब जियोगे, जब आप जितने ज्यादा एजुकेटेड होंगे, जितना ज्यादा आपके पास ज्ञान होगा, आपकी लाइफ उतनी ही डिग्निफाइड होगी, आपके चॉइस का ऑप्शन आप उतने ही अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे। ओके, इस दैट इज द रीजन कि हमने 21 के बाद में 21A ऐड किया। ये ध्यान रखिएगा। इसको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक कब ऐड किया गया राइट टू एजुकेशन को, इसको इंप्लीमेंट कब किया गया, इस पे लॉस कब, तो वो आप देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा एज का क्राइटेरिया भी देख लीजिएगा कि किस एज के बच्चों के लिए, ये क्वेश्चन 21 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 to 14 थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 45 के साथ इसको देखिएगा, और फंडामेंटल ड्यूटीज में उधर आर्टिकल 51 में भी, दैट इज दी ओनली
राइट जो कि आपका फंडामेंटल राइट भी है, यहाँ पे 45 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट की भी ड्यूटी है एजुकेशन प्रोवाइड करना, एंड एट द सेम टाइम आपके पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन है वो दिलाएं। तो ये तीनों में आर्टिकल 21 आपको सब जगह दिख जाएगा। ठीक है, मोहिनी जैन और उन्नी कृष्णन का मैटर देख लीजिएगा कि ये 21 इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कुछ प्रोटेक्शन देता है अरेस्टेड पर्सन का। अगर आप लोगों ने सीआरपीसी पढ़ रखी है तब आपको आर्टिकल 22 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आर्टिकल 22 को 2 पार्ट में इसके पूरे देख लीजिएगा, कौन सी प्रोटेक्शंस सभी को मिली हुई हैं, कौन सी प्रोटेक्शन ठीक है उनको मिली हुई है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट हुए हैं। कुछ जो ऑर्डिनरी लॉ में प्रोटेक्शन है उनको मिली हुई है, ऑर्डिनरी लॉ में अरेस्ट कर लिया उनकी प्रोटेक्शन, और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में जिनको अरेस्ट किया गया है उनकी प्रोटेक्शन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको आप लोग देख लीजिएगा कि भाई उनको ग्राउंड्स बताए जाएंगे किस, अब आपको क्लॉज भी देखने हैं साथ साथ। ठीक है, ग्राउंड्स बताए जाएंगे, एडवोकेट आप देख सकते हैं, आपका ऑफेंस बेलेबल है या नहीं, ये सारी चीजें तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन में देख लीजिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है, एनएसए वगैरह, ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन के मैटर में मैक्सिमम कितना टाइम तक के लिए आपको डिटेन किया जा सकता है, तो मैक्सिमम इज दी 3 मंथ्स, उससे ज्यादा एडवाइजरी बोर्ड की सलाह पर होगा, तो ये चीज देख लीजिएगा। और इसी पे मैटर है हुसैन आरा खातून का मैटर देख लीजिएगा, हुसैन आरा खातून, ठीक है, इसमें ये मैटर, उसके अलावा हुसैन आरा खातून के बाद आर्टिकल 22 में आपके पास ये भी है कि आप थोड़ा क्लॉज देख लीजिएगा, जैसे लाइक क्लॉज आपका कहाँ से कहाँ तक प्रिवेंटिव डिटेंशन को डील करता है और कहाँ से कहाँ तक आपके ऑर्डिनरी प्रोसीजर दिए हुए हैं। जैसे 24 आवर्स के बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, तो ये आपकी सिंपल सी ड्यूटी है कि आप इसको देख लीजिएगा किस तरीके से इसको मिसयूज किया गया, वो आप थोड़ा सा अस्फा वगैरह, मीसा वगैरह, ये बहुत बड़े बड़े आर्टिकल हैं। आपको मैं अगर सिंपल में बताऊं 22 का थोड़ा सा टाइटल देख लीजिएगा किससे रिलेटेड है, इसमें कौन कौन से प्रोटेक्शंस मिली हुई हैं। एक साधारण सीआरपीसी वगैरह में साधारण अगर कानून में अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दो, उनको ग्राउंड बता दो, ये सारी चीजें। और अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो कौन से उनको ग्राउंड्स मिले हैं, ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये भी कॉम्बो है 23 एंड 24 को, इसको भी ध्यान रखिएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देखिए 23 जनरल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट वाला राइट है। ये क्या कहता है कि किसी को भी आप फोर्स लेबर नहीं कराएंगे, किसी से आप बेगार नहीं कराएंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कराएंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो बेगार क्या होता है, बेगार मतलब होता है विदाउट द पेमेंट, आप किसी से काम कराओ बदले में उसको पैसा ना दो, ये है बेगार, इसको प्रोहिबिट कर दिया गया, अब आप नहीं करा सकते। ट्रैफिकिंग आपको पता है लाइक प्रोस्टिट्यूशन हो गया, बेगिंग हो गया, जबरदस्ती है ना, मिसयूज करना, किसी को एक्सप्लॉइट, ये बैगिंग हो गया, आपका मंगवाना, भीख मंगवाना, प्रोस्टिट्यूशन का वगैरह, ये सब। तीसरा आपका आ गया फोर्स लेबर। फोर्स लेबर का मतलब पता है क्या, विदाउट द बिल, किसी की विल की, किसी की इच्छा के बिना उसको जबरदस्ती काम में लगा के रखना, बांध के रखना, ठीक है। तो ये तीनों चीजें, फोर्स लेबर, ट्रैफिकिंग एंड बेगार, ये तीनों कीवर्ड्स हैं पीटी के लिए, ये 3 चीजें यहाँ पे प्रोहिबिट की गई हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके लिए बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें बनाई गई हैं। इसके बाद आ जाइए आर्टिकल 24, ये टाइटल बेस्ड भी क्वेश्चन आएगा, 23 और 24 से टाइटल बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाएगा। 23 में कि भाई ये सारे बेगार, ट्रैफिकिंग, इन ह्यूमन बीइंग और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट किया गया है कि अब नहीं होगा, ऐसा पहले चलता था, है ना, बांध के बंधुआ मजदूरी वगैरह करवाते थे, लेकिन अब नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 24 में आ जाइए। आर्टिकल 24 बच्चों के राइट को प्रोटेक्ट करता है, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, फैक्ट्रीज में लगा देना उनको, है ना, कुछ डेंजरस हैजार्डस एक्टिविटीज में उनको लगा देना, तो आर्टिकल 24 इस पे पूरी तरीके से बैन लगाता है। अब आपको ये तो याद इसका टाइटल करना है, और दूसरा इसकी एज आपको बिल्कुल याद रखनी है कि बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, पीटी में क्वेश्चन आएगा एज से, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि 14 साल से कम के बच्चों को किसी भी ऐसी एक्टिविटी में नहीं लगा सकते जो कि उनकी हेल्थ के लिए ना अच्छी हो, उनके फ्यूचर के लिए ना अच्छी हो, जो हैजार्डस हो, किसी माइन में, किसी फैक्ट्री में एंगेज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपके आर्टिकल 24 से क्वेश्चन आएगा। अब आ गया आपका आर्टिकल 25 टू 28। देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपके 25 से 28 तक दिए हैं, इसमें बहुत सारे राइट हैं, 25, 26, 27 एंड 28, ये बेसिकली कहीं ना कहीं इसमें रिलीजन आ जाता है। जैसे आर्टिकल 25 में आपका पेट क्वेश्चन है
आपके पहले तो आप ध्यान रखिएगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 में देता है, ये सबको मिला हुआ है। 15, 16, 19 के बाद सीधे 29 में 30 है, ये 25 सबको मिला हुआ है। ये कहता है इसमें कुछ राइट्स दिए गए हैं रिलीजियस, लाइक फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, कॉन्साइंस। इनको एकदम रट लिएगा जाए, जो 5 चीजें कही गई हैं। क्वेश्चन टफ आएगा 25 से, कैसे आपको इसको एकदम दिमाग में बिठाना है कि बेयर एक्ट में किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है 25 में। इन्हीं को थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन शेयर करूंगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देंगे, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, 25 में मिला हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ये रिलीजन का फ्रीडम जो दिए हैं 25 में, क्या ये एब्सोल्यूट है? तो देखो, कोई फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ये तो एकदम आंख बंद करके टिक लगा देना कि कोई भी एफर्ट्स नहीं है। प्रॉब्लम आएगी 25 में कि जो आपके रिलीजियस फ्रीडम दी गई हैं उनको किन किन ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। एकदम इस पे अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल मुझे लगता है, पता नहीं क्यों आएगा भी ये क्वेश्चन इस साल। हाँ, तो इसके जो ग्राउंड्स दिए हैं ना 25 को, ध्यान रखिएगा। ग्राउंड्स हैं पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी। पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी आप लोग देखेंगे तो शायद इसमें एक ये भी है, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी के अलावा अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3। एक सेकंड दीजिए, मैं आर्टिकल 25 जरा निकाल लूं कि आर्टिकल 25 को किन किन ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। हाँ, आप लोग प्लीज बैराक्ट ही लेके बैठा करिए जब आप इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब जिन चीजों को बताया जा रहा है, जिन आर्टिकल्स को डिस्कस किया जा रहा है, तो अगर आपके पास बैराक्ट होगा तो आप थोड़ा बेटर समझ पाएंगे, ठीक है। इस पे ये 25 पे क्वेश्चन आएगा। एक सेकेंड मुझे दीजिए, आर्टिकल 25। देखिए आर्टिकल 25 पब्लिक ऑर्डर, हाँ बिल्कुल ठीक है मेरा आइडिया। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड दी अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3। ध्यान रखिएगा, यही 4 ऑप्शन वाला आंसर आपका ठीक होगा। अगर लगा दिया पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, सिक्योरिटी, गलत हो जाएगा। पार्ट 3 में, अगर पार्ट 3 में जो एफआर दिए गए उनमें से कोई होगा, देन डेफिनेटली उनके ग्राउंड पे लगाया जा सकता है। इक्वालिटी दे दिया तो इक्वालिटी आर्टिकल 14 में आता है, तो बहुत बारीकी से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसको समझिएगा। तो आर्टिकल 25 आपको ये फंडामेंटल राइट देता है। ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, स्टेट आपके इन फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। यही रीजन है कि अभी देखिए कोरोना पर हेल्थ के ग्राउंड पे, बिल्कुल करेक्ट है, हेल्थ के ग्राउंड पे कोरोना पेंडेमिक में हमारे रिलीजियस राइट को कर्टेल किया, रिस्ट्रिक्ट किया स्टेट ने, है ना। गणेश विसर्जन हम लोग नहीं कर पाए, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग रिलीजन के इस टाइम, ये इतना लंबा दौरान है कि इस टाइम हर एक रिलीजन का कोई ना कोई रिलीजियस फेस्टिवल या कुछ इस तरीके का जरूर आ गया बीच में, जिस पर कि स्टेट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया। रुद्राभिषेक मंदिर में जाके नहीं कर पाया। मैं तो बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रही हूँ जो मैंने फेस की। क्यों स्टेट ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया? क्योंकि 25 में साफ साफ लिखा है कि हेल्थ के ग्राउंड पे आप लगा सकते हैं, स्टेट ने लगा दिया। मंदिरों में दर्शन करना मना हो गया, है ना, प्रसाद चढ़ना मना हो गया। तो हर रिलीजन, आप जिस भी रिलीजन के हैं, आप इसको कनेक्ट करिए तो हेल्थ के ग्राउंड पे कर लिया और वो बिल्कुल करेक्ट था। ओके, तो ये आपका 25 से रिलेटेड हो गया। मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, इससे ज़्यादा अगर होगी तो फिर आप थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट आगे के जो टॉपिक हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड से, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच।